नाज़रीन, एक नया फ्रंट खुल गया है और यह नया फ्रंट शाम और लेबनान के बॉर्डर के ऊपर खुला है। एक बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि शाम की तरफ से लेबनान के ऊपर हमला कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको याद होगा जब दमिश्क की तरफ ये सारे ग्रुप्स बढ़ रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिनके इंटरव्यूज इजरायली मीडिया के ऊपर चलते थे और ये ग्रुप्स इजराइल को अपना दोस्त कहते थे और ये कहते थे कि दमिश्क को लेने के बाद ये बेरूत के ऊपर भी हमला करेंगे और इजराइल के साथ मिलकर ये बेरूत पर भी कब्जा करेंगे और हिजबुल्लाह को भी खत्म करेंगे। तो जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो शाम की तरफ से लेबनान के ऊपर हमला किया गया है, क्या ये उसी तनाजुर का हमला है या ये कुछ और है, ये तो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि शाम की तरफ से एक बड़ा हमला इस वक्त लेबनान के ऊपर कर दिया गया है। लेबनीज आर्मी के साथ शदीद झड़पें जारी हैं, जिसमें लेबनीज आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको गोलियां लगने की इतला, शदीद जख्मी होने की जो इतलात हैं वो भी इस वक्त आ रही हैं और लेबनान इस वक्त एक बड़ी गहरी साजिश का शिकार हो गया है। अगर लेबनान इजराइल बॉर्डर की तरफ देखें तो वहां पर इजरायली फौज है जहां कभी भी जंग छिड़ सकती है, और दूसरी तरफ अगर शाम और जो लेबनान बॉर्डर है उसकी सूरत हाल देखें तो वहां पर भी इजराइल आ चुका है और वहां पर शाम की यानी दमिश्क की फोर्सेस भी आ गई हैं और अभी यह खबर सामने आ रही है कि वहां पर कुछ मिलिटेंट्स भी आ गए हैं, कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप्स भी आ गए हैं और उन्होंने भी लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। अब ये कौन से ग्रुप्स हैं, कहां से आए हैं, तो एक नया क्राइसिस है, एक नया फ्रंट है और इसका फायदा फिलहाल इजराइल को हो रहा है, डायरेक्टली इजराइल को हो रहा है और इजराइल इस क्योस का और पैनिक का फायदा उठाते हुए वो भी शाम की तरफ से भी लेबनान पर हमला कर सकता है। यानी इजराइल लेबनान बॉर्डर के ऊपर भी हमला हो सकता है और इजराइल दूसरी तरफ से शाम के बॉर्डर पर जहां ये मिलिटेंट्स भी अटैक कर गए हैं तो इजराइल खुद भी जो है वो अटैक कर सकता है। ये बड़ी हैरत अंगेज सूरत हाल डेवलप हो गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो यूरोपीय यूनियन का हाई लेवल डेलीगेशन पहुंचा है फ्रांस और बरतानिया के वजीर खारजा, तो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से दो टोक यह प्रपोजल रखा गया है कि सैंक्शंस तभी खत्म होंगी जब रशियन बेसिस के हवाले से दमिश्क कोई फैसला करेगा। यमन के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। यमन को अमेरिका ने प्रपोजल भेजा है कि वो इजराइल के ऊपर हमले बंद कर दे। यमन ने इस प्रपोजल को मानने की बजाय इजराइल के ऊपर जो हमले हैं उनको और तेज कर दिया है। अमेरिका और इजराइल इस वक्त यमन के हवाले से शदीद परेशानी का शिकार हैं कि वो अटैक्स भी कर रहे हैं, वो फोर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज इस वक्त यमन को नहीं रोक पा रही है। तो बहुत ज्यादा सुबकी इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों को उठानी पड़ रही है। गजा के हवाले से आज एक बड़ी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इजराइल का एक बड़ा जनरल है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसने बताया, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि हमास ने इजरायली फौज को गजा में धूल चटा दी है, ये उसके अल्फाज हैं। और उसने कहा कि बहुत बड़ा डिजास्टर इजराइल को वहां पर उठाना पड़ा है, सारी कैलकुलेशंस उलट गई हैं और उसने कहा कि इजरायली फौज जो है वो हमास को मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल हरा नहीं सकती और जो कुछ इस वक्त हो रहा है शाम में या बाकी जो इजराइल के ओवरऑल एक एक्सपेंशन नजर आती है, यह भी इजराइल की कोई स्ट्रेटजिक कोई अचीवमेंट नहीं है क्योंकि वो गजा में एक लूजिंग बैटल में स्टक है। जब वो यहां पर स्टक है तो वो कुछ इलाके पे कब्जा कर लेगा जहां पर कोई आगे रोकने वाला ही नहीं, तो वो कोई स्ट्रेटजिक अचीवमेंट नहीं है। वो कल को अगर अटैक होगा तो इजराइल को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट बात फिर उसने बताई, उसने कहा कि ये जो लंबी जंग है, ये जो लॉन्ग वॉर है, ये अल्टीमेटली इजराइल की सिविल वॉर में तब्दील होने जा रही है। इजरायली जनरल कह रहा है, टॉप जनरल, कि ये लॉन्ग वॉर अल्टीमेटली इजराइल की सिविल वॉर में तब्दील होने जा रही है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका में अजब काम हुआ है, बहुत अजब हुआ है और दुनिया हैरान है कि भाई ये अमेरिका में हो रहा है। नाज़रीन, दो हमलावर थे, एक गोरा था जिसने साइबर ट्रक के जरिए अटैक किया और एक को मुस्लिम बताया गया, एक को मुस्लिम बताया गया। तो अब नाज़रीन, जो मुस्लिम जिसको बताया गया था उसके खिलाफ तो मतलब उसको दहशतगर्द और सारा, और ओवरऑल भी मुस्लिम्स के खिलाफ एक कैंपेन का आगाज हो चुका है, शिद्दत के साथ कैंपेन जारी है। लेकिन जो गोरा था उसको 24 घंटों के बाद हीरो बना दिया गया है। यह एक अजब वाकया 24 घंटों में हुआ है कि वो जो गोरा था उसको, पहले तो यह बात मिस्टीरियस थी ना, अमेरिकी फौजी हैं, वो अमेरिका की फौज के अंदर रहे हैं और पिछले 2-3 सालों तक वो अमेरिका की फौज के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में एंगेज रहे, तो वो अचानक रेडिकलाइज कहां से हो गए और फिर दाइश के साथ लिंक करना, यह भी स्टोरी किसी ने बाय नहीं की, वो भी मिस्टीरियस था। अब उससे भी अगली बात यह है कि उन्होंने गोरे को तो हीरो ही बना दिया है
और FBI की इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि उसने ट्रक को एक्सप्लोड करने से पहले खुद को गोली मार ली थी, और वो तो नहीं चाहता था कि ये कहीं पर एक्सप्लोड हो, हालांकि वो एक्सप्लोड हुआ और उसके अंदर हलाकतें भी हुई। मतलब एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो कोई भी बात करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, जिसने सूरत हाल को और मिस्टीरियस बना दिया है। तो अमेरिका में होने वाले ये मिस्टीरियस अटैक्स, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है, सारी दुनिया मजम्मत कर रही है, लेकिन खुद अमेरिका की फौज ने, उनके रिटायर फौजियों ने किए हैं, और उसके ऊपर ऐसी इन्वेस्टिगेशंस जिनको कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे तशवीश और बड़ी है कि कौन है ये जो ये करवा रहा है और वो इससे क्या मकसद अचीव करना चाहता है। यूक्रेन में अगर नाज़रीन देखें तो ट्रंप ने कहा है कि वो आते साथ ही जंग रुकवाएगा, लेकिन आज खबर यह है कि फ्रांस ने मजीद जंगी तैयारी देने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस यूक्रेन को मजीद जंगी तैयारी देने जा रहा है। जब आज से कोई समझ लें कि दो हफ्ते से के करीब जो है वो वक्त रह गया है ट्रंप की इनॉग्रेशन के अंदर, तो फ्रांस कह रहा है जी हम तो मजीद तैयारी देंगे, और साथ उसने ट्रेनिंग दे रहा है, इलीट ब्रिगेड्स तैयार कर रहा है यूक्रेनियन फौज की, उनको बाकायदा ट्रेनिंग फ्रांस में इस वक्त दी जा रही है। तो ये मामला भी यहां पर गड़बड़ हो गया है। इसका मतलब कि यूक्रेन की जंग भी कोई रुकती हुई इस वक्त नजर नहीं आ रही। ये तमाम तफसीलात हैं और आगाज हम जरा लेबनान से कर लेते हैं। लेबनान बॉर्डर से जो गैर मामूली रिपोर्ट्स नाज़रीन सामने आ रही हैं, उसमें यह हुआ है कि लेबनान बॉर्डर पर जो दमिश्क है, दमिश्क अथॉरिटीज हैं, उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी थी जिन्होंने लेबनीज आर्मी के ऊपर अटैक किया था, जिसके अंदर लेबनीज आर्मी की कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई थी। लेकिन अब खबर यह है कि बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप्स ने लेबनीज आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया है। यानी पहले यह खबर आई कि दमिश्क ने फोर्सेस भेजी हैं जो कि अभी भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अभी उन फोर्सेस के साथ कुछ मिलिटेंट्स भी अटैक कर गए। यह कितनी अजीब बात है कि इजराइल भी लेबनान को तबाह करना चाहता है। दमिश्क की अथॉरिटीज ने भी फौज लेबनान के खिलाफ भेजी है, और जिनको मिलिटेंट्स कहा जा रहा है वो भी लेबनान के ऊपर हमलावर हैं। यह कैसा हसीन इत्तेफाक है, और कैसे सबके गोल्स एक जैसे हैं। ये कैसे जी, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर के ऊपर 3 फोर्सेस आ गई हैं। मिलिटेंट्स को बताया जा रहा है ये कौन से मिलिटेंट्स हैं, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये कहां से आए हैं, ठीक है ना, कोई ओरिजिन तो इनका होगा, ये कहां से आए, ये अचानक कैसे लेबनीज आर्मी के ऊपर हमलावर हो गए। तो एक दमिश्क की अथॉरिटीज की फोर्सेज हैं और एक इजराइल की फोर्सेज हैं, तो 3 जो है वो वहां पर बैठी हैं, और तीनों का मकसद क्या है, लेबनान के ऊपर अटैक। अब जरा 2-3 हेडलाइंस देखिए। क्लैशेस बिटवीन द लेबनीज आर्मी एंड सीरियन मिलिटेंट्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द लेबनीज टाउन and 4 army personnels injured in clashes in Maribon on Lebanese Syrian border। 4 उनके जो फौजी हैं वो इस वक्त जख्मी हैं और शदीद क्लैशेस इस वक्त हो रहे हैं। ये काफी खतरनाक है, और यहीं से जहां से ये मिलिटेंट्स अटैक कर रहे हैं कुछ किलोमीटर दूर इजरायली फौज भी है। अच्छा, अगर आप गौर करें नाज़रीन, तो लेबनान, इराक या बाकी हमसाया ममालिक को यही तो वो खतरात थे, यही तो वो बुनियादी खतरात थे कि अब देखें लेबनीज जो आर्मी है वो 20-25 दिन पहले आ गई थी लेबनान और सीरिया के बॉर्डर के ऊपर। वो क्यों आई थी? क्या वो शाम के ऊपर हमले के लिए आई थी? वो बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए आई थी ना। तो उनको यही तो खतरा था कि इधर से हमारे पर अटैक ना हो जाए, तो वो खतरात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और उधर फिर इराक की तरफ चले जाएं, इराक ने अपनी फौज इसलिए लगा रखी है कि कोई आकर हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो इस वाकये से वो और ज्यादा इनसिक्योर होंगे कि इसका मतलब अगर लेबनान के ऊपर अटैक हो सकता है तो हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो वो ज्यादा इस वक्त अलर्ट हो गए हैं। तो देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस एक्सटेंट तक जाता है, लेकिन ये हर लिहाज से खतरनाक है, और फिलहाल इसका जो सीधा सीधा फायदा होगा वो हर लिहाज से इजराइल को होगा। आगे नाज़रीन चलते हैं, तो अगर यूरोप की हम बात करें तो यूरोप ने अपना हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है दमास्कस के फॉल के बाद, जिसमें फ्रांस और जर्मनी के वजीर खारजा आए हैं। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, बहुत सारी बातें की, लेकिन असल बात क्या है, वो असल बात देखनी चाहिए ना। तो असल बात जो रिपोर्ट्स अब सामने आई हैं वो रशियन बेसिस का मामला है। तो 2 टोक ये प्रपोजल रखा गया है कि अगर रशिया की बेसिस के ऊपर दमिश्क फैसला करेगा तो ही जो सैंक्शंस है वो खत्म होंगी, और उसके बाद ही जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो आएगा। इन्वेस्टमेंट भी तब करेंगे, इकोनॉमिक एड भी तब देंगे, सैंक्शंस भी तभी खत्म करेंगे जब रशिया की बेसिस को वो खत्म करेंगे। यूरोपीय यूनियन कोर्ट्स सीरियाज न्यू लीडर्स to counter Russia's influence, Bloomberg. Moscow's naval port in Tartus and air base at Hamim remain key strategic assets for Russia in the Middle East. कि उनकी ये बेस और नेवल पोर्ट ये उनके लिए की स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। और यूरोपीय यूनियन हैज रैम्ड अप
its diplomatic efforts in Syria, sending German and French foreign ministers to engage with the country's new leadership। कि यूरोप इस वक्त पूरी तरह से मैदान में आ चुका है और उसने अपना दो सबसे हाई लेवल, यानी फ्रांस और जर्मनी दो ही तो बड़ी पावर है ना यूरोपीय यूनियन की, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो भेजे हैं हाईएस्ट लेवल यूरोपीय यूनियन डेलीगेशन टू सीरिया सिंस द आउस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट बशार अल-असद। तो जो की एसेट्स हैं रशिया के लिए, नेवल पोर्ट्स और बेसेस, उनका खात्मा चाहता है यूरोप। और इस वक्त यूरोप पूरी तरह से यानी कि मैदान में आ चुका है, अपनी कोशिशें जो है वो तेज कर चुका है। तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा है। अब देखते हैं कि दमिश्क क्या ये प्रपोजल मानेगा कि वो रशिया को यहां से निकालेगा और फिर मुकम्मल वेस्ट के इन्फ्लुएंस के अंदर चला जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात, जुलानी के ऊपर वैसे ट्रस्ट किसी को भी नहीं है। जुलानी के ऊपर ट्रस्ट जो है वो वेस्ट को भी नहीं है, अमेरिका को भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जुलानी का एक पास्ट है और पास्ट जो है ना वो इतनी तेजी के साथ जाता नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस दिन फॉल ऑफ दमास्कस हुआ, जुलानी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो बंदों को साथ बिठाकर, उस दिन जुलानी का ड्रेस देखिए। फिर जुलानी अचानक से पेंट कोड में आ गया, ठीक है, अचानक से पेंट कोड में आ गया। CNN, BBC इधर उधर इंटरव्यूज होना शुरू हो गए, लेकिन उसके ऊपर फुली ट्रस्ट किसी को भी नहीं है। सबको खतरा है कि ये कोई यहां कोई सख्त गिर गवर्नमेंट ना बना दे या कुछ और ऐसी चीज ना कर दे। एक टेक्निकल छोटी सी चीज है, लेकिन यही जेस्चर होते हैं जब एक नई लीडरशिप आई है तो आप मुख्तलिफ तरीकों से जज करते हैं। एक जेस्चर क्या है, जर्मन की जो फॉरेन मिनिस्टर वो आई हैं, वो एक खातून है, तो जुलानी ने उनके साथ हैंडशेक नहीं किया। यानी अगर आप देखें बाकी अरब्स को तो वो हैंडशेक करते हैं, लेकिन जुलानी ने जो खातून वजीर खारजा है जर्मनी की, उनके साथ हैंडशेक नहीं किया। फ्रांस के वजीर खारजा के साथ हैंडशेक किया क्योंकि वो मेल है। तो ये छोटे छोटे जेस्चर हैं। तो पेंटकोड तो जुलानी ने पहन लिया है, लेकिन अभी वो टोटली ट्रस्ट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल उनकी टॉप प्रायोरिटी ह्यूमन राइट्स इधर उधर नहीं है। फिलहाल उनकी टॉप प्रायोरिटी रशिया की बेसिस खत्म करवाना है। ये प्रपोजल उन्होंने रखा है, तो दमिश्क ने फैसला करना है। गजा के ऊपर स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इजराइल के एक बहुत बड़े जर्नल हैं, जनरल यत्जाक ब्रिक, उसने लिखा है कि गजा में इजराइल अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद हार चुका है और वहां पर अब स्टक हो चुका है। यानी अब वो ना तो प्रोग्रेस कर पा रहा है, लेकिन अगर विड्रॉ करे तो कैसे विड्रॉ करे? भाई विड्रॉ तो फतह के ऊपर वो करेगा ना, तो फतह तो नहीं हुई। उसका डिक्लेयर गोल तो हमास को खत्म करना था, हमास तो खत्म नहीं हुई, तो फिर वो स्टक हो चुका है। शिकस्त के ऊपर भी वो विड्रॉ नहीं कर सकता है, लेकिन प्रोग्रेस तो इजराइल की ये जो इधर एक लंबी जंग है, साथ जो अंदरूनी डिवीजन्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और अल्टीमेटली ये उसको खाना जंगी के अंदर ले जाएंगी। ये एक अंदरूनी महाज सरगर्म है, इसको खाना जंगी की तरफ लेकर जाएगा। जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब ये वो लिख रहे हैं, डिस्पाइट द ब्रुटैलिटी एंड सैडिज्म प्रैक्टिस बाय इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी इन गाजा, its losses and psychological structure are at rock bottom, as described by the retired Israeli general Yitzhak Brick in Haaretz reports. The occupation army will not defeat Hamas. Israeli army Hamas को हरा नहीं पाएगी, and the Israeli army has turned to dust. मिट्टी में खाक में मिल चुके, धूल चटा दी है। ये अल्फाज जनरल यित्ज़ाक ब्रिक इस्तेमाल कर रहा है। And the situation may eventually लीड टू द आउटब्रेक ऑफ अ सिविल वॉर। इजराइल वहां पर कोई अपनी फतह हासिल नहीं कर पा रहा है, वो स्टक हो चुका है। हमास हारने वाली नहीं है मुस्तकबिल करीब में। देखें, कोई भी मुल्क एक जंग लड़ता है तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है। वहां पर रशिया ज्यादा लंबी जंग क्यों नहीं लड़ सकता है? ज्यादा लंबी जंग क्यों नहीं लड़ सकता है? क्योंकि इकोनॉमिक मसाइल, पॉलिटिकल जो मामलात हैं, जो अवाम का गुस्सा है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लंबी जंग मुश्किल होती है। इजराइल भी उस नैज के ऊपर पहुंच गया है कि उसने अपनी तारीख की सबसे लंबी जंग लड़ी है और उसमें भी $22 बिलियन एड मिली है, तब लड़ सका है। अगर अमेरिका ये असला ये एड ना देता तो ये नहीं लड़ सकता था। लेकिन अब मतलब वो 16 महीने तो गुजर चुके हैं, अब उसके लिए इसको कंटिन्यू रखना। और जो बुनियादी फर्क मैंने पहले भी डिस्कस किया वो ये है कि एक होता है भाई हमास 10% रह गई है तो इसको 2 महीनों में खत्म कर देंगे, ये अलग चीज है। हमास 23,000 फाइटर्स के साथ मौजूद है और रॉकेट्स भी फायर कर रही है, तो इसका मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और चाहिए। तो ऐसे में इजराइल इसको कंटिन्यू नहीं रख सकता है। सारी गेम थी हमास के सर्वाइवल के ऊपर और हमास सर्वाइव कर गई है, तो इजराइल के लिए बहुत डिफिकल्ट है। और जनरल यित्ज़ाक ब्रिक ये कह रहा है कि अगर इस सब सूरत हाल को समझे बगैर नेतन्याहू फिर भी जंग को कंटिन्यू रखता है तो ये सिचुएशन फिर अल्टीमेटली इजराइल में सिविल वॉर में तब्दील हो जाएगी, ये वो लिख रहा है। और अगर आप देखें जब कोई बड़ा जुल्म होता है तो फिर इसका अंजाम यही होता है,
जरा तारीख भी उठाकर देख लें। और अभी आप देखें, गजा से आज हेलीकॉप्टर के ऊपर सरफेस टू एयर 2 मिसाइल फायर हुए हैं। आज भी उनके पास हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद हैं, और साथ उन्होंने अटैक भी किया है मुख्तलिफ सेटलमेंट्स के अंदर। लाउड एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द सदर्न इजराइल, सदर्न इजराइल के अंदर बड़े धमाके सुने गए। ये गजा से रॉकेट जो है वो फायर हुए हैं और सदर्न इजराइल के अंदर धमाका, और साथ हेलीकॉप्टर के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल 16 महीनों के बाद भी उनके पास मौजूद है। तो ये हमास की ताकत का मुजाहरा है। अच्छा, ईरान के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें, ईरान और लेबनान के हवाले से। जो लेबनीज अथॉरिटीज हैं, ईरानी एयरक्राफ्ट जो लेबनान में आ रहे हैं उनको वो रीचेक कर रही हैं, तसल्ली से उसकी सिक्योरिटी चेक कर रही हैं। अमेरिका का प्रेशर यह है कि हर ईरानी एयरक्राफ्ट को चेक करना है, और वो ये कह रहे हैं कि यहां से कोई मदद जो है वो हिजबुल्लाह को ना मिल जाए। ये एक प्रॉपर साजिश है जिसमें हिजबुल्लाह को समझ लें कि खत्म करना, पॉलिटिकली, मिलिटरीली लेबनीज अथॉरिटीज को ताकतवर बनाकर, बहुत सारी ऐसी साजिशें हैं जिसमें फिलहाल वो कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन उनका ये इरादा जरूर है। लेबनीज अथॉरिटीज मूव टू इंस्पेक्ट ईरानियन एयरक्राफ्ट बेस्ड ऑन अमेरिकन प्रेशर कन्वेड बाय हॉचिसन टू बेरूत रिगार्डिंग स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ईरान टू हिजबुल्लाह। अमेरिका के प्रेशर के ऊपर लेबनान ये जो है वो चेक कर रहा है कि जो ईरानियन एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं उसमें क्या है, क्या वो हिजबुल्लाह के लिए कोई मदद तो नहीं लेकर आ रहे। हिजबुल्लाह वो जिसने लेबनान को बचाया है, ये बात ज़हन में रखें। अगर हिजबुल्लाह यहां पर ना होती, लेबनीज ये आर्मी की क्या हैसियत है, इनकी क्या पार है, वो आधा लेबनान लेकर बैठा होता इसराइल। माजी में उसने लिया ना आधा लेबनान, तो वहां से उसको किसने निकाला, हिजबुल्लाह ने निकाला। वो तो वहां बेरूत के समझ ले के आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुके थे, तो वहां से क्या लेबनीज आर्मी ने रोक लिया था? नहीं, ना आज रोक सकती है, ना माजी में वो रोक सकी है। उसको सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह ने रोका है, कुर्बानियों ने रोका है। इसराइल कोई एग्रीमेंट ये वो मानने वाला नहीं है, वो आसानी से जाकर कब्जा कर लेता। तो ये उस हिजबुल्लाह के खिलाफ अमरीकी प्रेशर में देख रहे हैं कि भाई कोई मदद तो नहीं पहुंच रही। इसके अलावा नाज़रीन, इटली ने कुछ ईरानियन सिटीजन्स को अरेस्ट किया है, और ईरान ने इटली के जो एम्बेसडर हैं उनको समन किया है एहतजाज के तौर पे। अब जरा डिस्कस करते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में अजब हो रहा है, बहुत अजब हो रहा है। 2 हमलावर थे, एक गोरा था, एक वो था जिसको मुस्लिम बताया गया था। मैं ये कह रहा हूं मुस्लिम बताया गया था, इस बात को आप समझ लें। अच्छा, वो जो जिसको मुस्लिम बताया गया था, शमसुद्दीन जब्बार, उसके खिलाफ तो भरपूर कैंपेन जारी है, भरपूर कैंपेन, और ओवरऑल पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ वो कैंपेन हो चुकी है। वो एक बंदे से बढ़कर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, और हमेशा आपको पता है कि वो कोई मौका वो लॉबीज हाथ से जाने नहीं देते। मगर जो गोरा था उसको पिछले 24 घंटों में वो दहशतगर्द था, मगर अब वो हीरो बन चुका है। मैं 3 हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, बड़ी ये इंटरेस्टिंग काम हुआ है अमेरिका में। साइबर ट्रक बॉम्बर मैथ्यू लिवर्सबर्ग स्टर्न्ड फैमिली से ही लव्ड ट्रंप एंड द आर्मी। वो उसकी फैमिली कह रही है कि वो तो ट्रंप से बहुत प्यार करता था और आर्मी से बहुत प्यार करता था। साइबर ट्रक ब्लास्ट सस्पेक्ट वाज अ रैम्बो टाइप हु लव्ड ट्रंप, फैमिली सेज। रैम्बो बड़ी मशहूर जमाना हॉलीवुड की फिल्म है, तो वो एक मतलब एक वेटरन होता है, यानी एक रिटायर्ड आर्मी का बंदा होता है, लेकिन उसकी स्टोरी तो कुछ और थी बिल्कुल, लेकिन वो इसको वैसा ही एक हीरो बता रहे हैं। रैम्बो टाइप यानी हीरो बना दिया उस बंदे को जो दहशतगर्द था, जिसने दहशतगर्दाना कार्रवाई बाकायदा की है। द टेलीग्राफ, प्रो यूक्रेन स्पेशल फोर्स सोल्जर शॉट हिमसेल्फ बिफोर साइबर ट्रक एक्सप्लोजन, ये टेलीग्राफ लिख रहा है। अब ये एफबीआई ने ये इन्वेस्टिगेशन दी है कि उस लिवर्सबर्गर ने, जो कोई गोरा हमलावर था जिसने साइबर ट्रक के जरिए अटैक किया, एक्सप्लोड होने से पहले उसने खुद को गोली मार दी। और खुद को गोली इसलिए मारी कि वो तो बहुत अच्छा था, वो तो ट्रंप का भी सपोर्टर था, आर्मी से भी बहुत प्यार करता था, बहुत पेट्रियाटिक था, बड़ा मुहिब वतन था और हीरो था। वो नहीं चाहता था कि ये अटैक हो, इसलिए उसने खुद को गोली मार दी। हालांकि बाद में अटैक हुआ, तो बात यह है कि उसको कहां से ये एक्सप्लोसिव मिला, फिर उसने वहां पर जाकर खड़ा किया और खुद को गोली मार ली। मतलब अजीबोगरीब स्टोरी है। हालांकि एक्सप्लोजन के बाद वहां पर कैजुअलिटीज भी हुई, हलाकतें भी हुई। काम तो वो हुआ जो वो करने गया था, लेकिन पहले जी खुद को गोली मार ली। तो फिर इस सवाल का जवाब क्यों नहीं है कि उसने गोली क्यों मारी, वो ये लेकर क्यों गया था, उसको ये किसने दिया, और वो अमेरिका की फौज में भी था। अगर गोली मारी तो भाई वो एक साइबर ट्रक को लेकर जा रहा है, उसमें एक्सप्लोसिव है, लेकिन पहले गोली मार ली अपने आप को। और फिर आप देखें पूरा साइबर ट्रक एक्सप्लोड हुआ, वो बंदा भी उसके अंदर मौजूद था। तो आप सोच सकते हैं अगर इतना बड़ा धमाका हो तो जिस्म के कितने, आपको पता है कि वो सारा हो जाता है। तो उसमें भी टेक्निकली ये देखना कि अच्छा उसने पहले गोली मारी या बाद में मारी, या गोली लगी या नहीं लगी। वहां भी तो जो दाइश से लिंक किया गया, वो जी वहां पर फ्लैग लगा हुआ था, वो फ्लैग जो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जी वो दाइश का बंदा था। तो इसलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन ने मशकूक मिस्टीरियस मामले को और मिस्टीरियस कर दिया। हालांकि बड़ा अफसोसनाक वाकया और पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, लेकिन दाइश का लिंक फिर और ये अमेरिका के फौज के अपने बंदे
फिर गोरा उसको हीरो बना दिया। तो ये और सवालात खड़े कर रहा है और दुनिया में तशवीश है कि इस सब का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो करना क्या चाह रहे हैं, कौन है जो ये सारा कुछ करवा रहा है और उनके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को तो फिलहाल किसी ने नहीं माना है। अच्छा, यमन के हवाले से जरा एक खबर आपके सामने रखते हैं। अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि वो यमन का क्या करे। उसने भरपूर ताकत का भी मुजाहरा किया, पूरे यूरोप को, यानी पूरा नेटो आ गया था, अगर आप गौर करें सारा नेटो आ गया था यमन पर अटैक करने के लिए। उन्होंने किया भी सही, लेकिन वो यमन का कुछ भी नहीं कर सके। यमन तो हमले करता चला जा रहा है। अभी नाज़रीन खबर यह है कि यमन को एक प्रपोजल भेजा गया अमेरिका की जानिब से कि वो इजराइल के ऊपर हमले बंद कर दे। उसके बदले में कुछ ऑफर्स भी की गई, लेकिन यमन ने वो प्रपोजल रिजेक्ट करके हमले एक्सपैंड कर दिए, एस्केलेट कर दिए। तो यमन ना किसी और बात के ऊपर आ रहा है सिवाय इसके कि गजा में सीज फायर, इसके अलावा वो किसी बात कोई ऑफर मानने के लिए तैयार नहीं है। और फोर्स का इस्तेमाल भी वो करके, तो एक तरफ वो स्ट्राइक्स भी करते रहते हैं, साथ ये कह रहे हैं कि हम फुल स्केल अटैक भी करने जा रहे हैं, साथ प्रपोजल भी भेज रहे हैं। तो यमन पीछे नहीं हट रहा है। अब नाज़रीन जरा यूरोप में देखते हैं। यूरोप में एक तो जर्मनी के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। जर्मनी के एयरपोर्ट्स के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, रीशेड्यूल हुई हैं। तो काफ़ी एक पैनिक है, क्योस है। और आपको पता है आजकल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। इससे पहले इटली के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ साइबर। फ्रांस के हवाले से बड़ी खबर है। फ्रांस ने नाज़रीन अनाउंस किया है, एक तो वो एक इलीट यूनिट प्रोजेक्ट उसने लॉन्च कर दिया है, जिसमें फ्रांस डायरेक्टली ट्रेनिंग देगा ऑन फ्रेंच सॉइल यूक्रेनियन फोर्सेस को, उनको रिसोर्सेज भी देगा, हाईली इक्विप्ड करेगा। साथ जो है वो मिराज त्यारे उसने देने का ऐलान कर दिया है। और बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेंड जो फौजी हैं जो फ्रांस ने ट्रेन किया है वो जा भी चुके हैं फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ने के लिए, और मजीद को ट्रेन फ्रांस कर रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो जारी था, अब इसको मजीद बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेनियन ट्रूप्स फ्रॉम फ्रेंच ट्रेंड ब्रिगेड went AWL before action. Elite Brigade Project इसको नाम दिया गया है। The brigade will receive Caesar short range air defense systems, anti-tank missile launchers and other equipment, all of which the Ukrainian soldiers are trained to use and maintain. ये सारा उनको दिया जाएगा जिसकी उनको ट्रेनिंग खुद फ्रांस ने दी है। और इसके साथ फ्रांस मिराज 2000 फाइटर जेट्स modified to Scalp cruise missiles are expected to arrive in Ukraine. France aims to send Mirage fighter jets to help Ukraine fight Putin. अब ये समय से बालातर है, प्यूटन ने दौरा किया था, पहला दौरा ही उसने फ्रांस का किया, और वहाँ पर सदर फ्रांस के और ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो मुलाकात हुई, चंद मिनट की मुलाकात थी। ट्रंप ने फौरी बाहर आकर कहा कि मैं तो कोई यहाँ पर बात नहीं है, सिर्फ सीधी बात यह है कि सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर होगा, ये जंग खत्म होगी और ये जंग चल ही नहीं सकती। तो वो फ्रांस आज मजीद जंगी तैयारी देने जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ट्रंप कहीं और है और यूरोप कहीं और है, नेटो कहीं और है। तो ये तो और बड़ा क्राइसिस होगा। ट्रंप देखें, अगर ट्रंप यूक्रेन की जंग नहीं रुकवा पाता तो एक तो खुद ट्रंप के लिए क्राइसिस, और दूसरा अमेरिका की जो हेजेमनी है या अमेरिका की जो फाइनल से होती है वो तो फिर चैलेंज हो गई ना, कि अमेरिका चाह रहा है जंग को बंद करवाना और यूरोप की वजह से वो जंग बंद नहीं हो रही। तो वो जो फाइनल से अमेरिका की मानी जाती है वो तो फिर ना मानी गई, वो तो चैलेंज हो गई, अमेरिका की हेजेमनी चैलेंज हो गई। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आने वाले 20 ये जो अगले 16 दिन है बड़े इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एक एक दिन मजीद इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तमाम तफसीलात हैं आपके साथ शेयर की। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।